बैठ जाओ। नमस्कार। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑनलाइन क्लास में हमारे एक छात्र हैं जो बहुत देर से कमेंट लिख रहे हैं कि मैम केवल ऑनलाइन वाले छात्रों को पढ़ाया करो। ठीक है, फिर उन्होंने आगे लिखा है कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के साथ पढ़ने में अजीब सा फील होता है, हमें स्पेशल फील नहीं होता। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन वाले छात्र इस बात को ध्यान रखें कि ऑफलाइन वाले छात्र तो मेरी नज़र में हैं, लेकिन आप मेरे दिल में रहते हो। मैं आपको दिल से महसूस करती हूँ, लेकिन कई बार आप लोग मेरा दिल दुखा देते हो इस तरह की बातें करके। अब पहले ये बताइए कि आप लोग ऑनलाइन में हो और ऑनलाइन में आप बैठते हो तो आप, जैसे आपने कहा ना कि अजीब सा फील होता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप जब क्लास में बैठो तो आप ऐसा महसूस करो कि हम मैम की ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, और उसी तरीके से शांत से मैं जो जो कहती जाती हूँ वो करते रहा करो। अब अगर मैं केवल ऑनलाइन पढ़ाऊँ तो ध्यान रखना मेरे पढ़ाने की क्वालिटी में अंतर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा वो मैं आपको समझाती हूँ कि मैं उन टीचर में से तो हूँ नहीं कि एक चीज़ रट ली और आपको समझा दी। तो रटने वाला काम नहीं है, मेरा काम है समझाने वाला। मेरे सामने जिस तरह का स्टूडेंट बैठा होगा वैसी ही वो मुझसे पढ़ाई पढ़ेगा। अगर शैतान बच्चे बैठे होंगे तो मेरा दिमाग कहता है कि जल्दी से कोर्स ख़त्म करो क्योंकि इन्हें को पढ़ना नहीं है, तो मैं वहाँ पे जल्दी से कोर्स ख़त्म करती हूँ। अगर शांत बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ने के उद्देश्य से आए होते हैं, तो मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ। अब अगर मैं केवल इस कैमरे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन वाले छात्र मुझे दिखाई तो दे नहीं रहे, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि ऑनलाइन वाला मेरी बात को समझ रहा है, सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। मुझे बस इतना पता चलता है कि इतने छात्र व्यू कर रहे हैं। अब इतने छात्र व्यू कर रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले छात्र का क्या होता है, जैसे क्लास चली, ये देख रहे हैं, अब बैठे हैं, इधर से मम्मी आ गई, वो कुछ हाँ मम्मी हाँ हाँ मैं कर लूँगा, अरे तुम जाओ ना बाद में, मैं पढ़ रहा हूँ। अब इतने मैडम कुछ बोल रही है, वो तो आपने सुना ही नहीं। अब वो आपका निकल गया, फिर बाद में आप यहाँ पे कमेंट करोगे कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं बाद में कमेंट देखूंगी, फिर मुझे गुस्सा आएगा, अभी तो पढ़ाया था, अभी समझ में नहीं आया, अभी ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे पता नहीं चलता कि आपके चेहरे पे कौन सा भाव चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे सामने बैठे होते हैं तो मुझे उनके चेहरे का भाव देख के समझ में आता है। जब वो हाँ करते हैं, ना करते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। इसलिए मैं ऑफलाइन वाली क्लास को ऑनलाइन में रखती हूँ, ताकि आपको कोई क्वेश्चन पूछना ही ना पड़े और हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रहे। मैं आपसे एक बात हमेशा कहती हूँ, हमारे साथ नए छात्र जुड़े हैं तो एक क्लास में पता नहीं चलता कि मैडम का क्या अंदाज है, तो उन्हें ऐसे ही परेशानी होती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में देखो, मतलब मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग ऐसे बात करोगे, ठंड लग रही है तो उठ के आप आराम से तो
देखो ध्यान दो यहाँ पर कि जब मैं और ऑनलाइन ऑफलाइन वाले भी ना ध्यान से सुना करो, जो उनको बात बता रही हूँ तो वो आपको भी काम आती है, फिर बीच में आप ऐसे ही टोकते हो। हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये बताओ कि जब आपने बचपन में गिनती शुरू करी थी तो 1 के बाद क्या पढ़ा था? 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसा तो नहीं था कि पहले आपने 1 इकाई पढ़ने के बाद फिर 4 इकाई पढ़ ली थी? ऐसा तो नहीं था ना? 2 इकाई पढ़ी थी ना, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई। तो इस तरह से आपने पढ़ा था। तो ये बात ध्यान देना कि हम पहले 1 पढ़ेंगे। अभी एक आधों को तो समझ में नहीं आएगा कैसा लिखा है ना? पहले हम 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर मान लो कि जिस समय टीचर आपको पढ़ा रहा है, यहाँ सिखा रहा है, वो सिखा रहा है आपको 3, और आपके दिमाग में आ गया कि आप क्योंकि पहले पढ़ के आए हो इधर उधर से, तो आपके दिमाग में आया कि एक ये भी तो होता है। आपने मास्टर से पूछ लिया, अरे इसे छोड़ो मास्टर जी, ये बताओ ये क्या है। तो मास्टर जी का क्या मन करेगा? मन करेगा डंडा उठा के मारूं खींच के, अरे ये जो आप बोल रहे हो ये यहाँ आएगा। तो आपको समझने के लिए क्या करना होगा? जब मास्टर जी ने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक शांति बना के बैठना पड़ेगा। और जब मास्टर जी कहें कि अब ये 9 अंक हो गए समाप्त, अब अगला शुरू होगा कि 1 के आगे हम 0 लगा दे तो इसे 10 कहेंगे, फिर 1 के साथ 1 रख दे तो इसे 11 कहेंगे। यहाँ से जब शुरू होगा तो अब यहाँ पे ये 9 अंकों का खेल आगे बढ़ता चला जाएगा। तो तब आप उस समय पूछ सकते हैं तो ये हमारी हिंदी पे लागू कैसे होता है? तो हिंदी पे लागू ऐसे होता है कि जैसे मान लो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, तो मैंने संज्ञा शुरू करी और मैं संज्ञा की परिभाषा से, फिर संज्ञा के प्रकार, फिर उन प्रकार की परिभाषा से, फिर उनके उदाहरण और फिर इन सारी चीज़ों से शुरुआत करूंगी। अब मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार, उतने में ही आपने पूछ लिया कि मैडम जी ये बताइए कि गांधी को हम जातिवाचक में रखेंगे कि व्यक्तिवाचक में। तो फिर मेरा मन क्या करेगा? फिर मेरा मन करेगा कि डंडा उठाऊं और एक खींच के मारूं। क्या? अरे पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो। क्या पता मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूं कि आपको ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही न पड़े कि गांधी को व्यक्तिवाचक में रखेंगे कि जातिवाचक में। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा अंत तक कि किसको किस में रखेंगे। तो इसीलिए शांति बनाए रखें और इस तरह की चीज़ न करें कि कैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं। मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लास में, मैं शायद YouTube को छोड़कर, मैं ऑफलाइन क्लास वाली क्लास में मैं ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि कैमरे को घंटों पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी कल्पना करूँगी मैं, कितनी कल्पना करूँगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलो आप समझाने की एक्टिंग करूँ। YouTube एक अलग है। देखो मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता, मेरे सामने सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन के अनुसार मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर कोई पॉइंट आ गया तो उसके अनुसार मैं उसमें डीप जा सकती हूँ, या कोई पॉइंट आ गया तो उसे ऊपर ऊपर समझा सकती हूँ। तो ऑनलाइन ऐसा मैंने नहीं है। लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने खुद महसूस किया कि जब मैंने सिर्फ कैमरे को पढ़ाया तो उस समय क्या होता था कि ये आपकी परीक्षा में आ रहा है, बस इसको सीधा पढ़ा दो, और कुछ समझाने के उद्देश्य से कभी मेरे मन से निकलता ही नहीं था। फिर ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम होती है कि ऑफलाइन में तो मैं देखती हूँ कि आपके चेहरे उदास हो रहे हैं, तो फिर दिमाग में आता है कि चलो इन चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आनी चाहिए, तो मैं कोई ऐसा उदाहरण लेती हूँ या कोई ऐसी बात कहती हूँ जिससे आप हंस जाते हैं। पर ऑनलाइन में आप मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं देख पाते, तो फिर बाद में कमेंट करते हैं कि मैम ऑफलाइन वालों को तो आप इतना हंसा के पढ़ाती हैं और ऑनलाइन वालों की क्लास में तो आप हंसती भी नहीं हैं। जैसे 10th वाले बच्चे ने, एक ने कहा कि मैम आज कम से कम 8 क्लास के बाद आपके चेहरे पे हंसी देखी है। मैंने कहा ये काउंट भी की
कि 8वीं क्लास के बाद मेरे चेहरे पे हंसी आई है। तो इसलिए बहुत सारे कारण होते हैं। तो एंजॉय करो इसी क्लास को, इसे पढ़ो, महसूस करो कि आप मेरी क्लास में बैठे हो। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आनंद नहीं आ रहा तो आप ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, यहाँ आनंद ही आनंद है ना। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब बहुत देर का लेक्चर हो गया। अच्छा, क्लास के बाद जैसे अभी मैं क्लास ले रही थी पहले, तो कुछ बात आप लोगों को बता रही थी, कुछ छात्र बैठे थे। तो क्लास के बाद मुझे बताना है, आपको एक कल की बहुत रोचक घटना बताऊंगी, समाज का सच, लेकिन क्लास के बाद याद दिला देना। अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? आप याद दिला देना ना, आप ये कहना कि मैम आपको समाज का सच बताना था, ठीक है? तो मुझे याद आ जाएगा, है ना। मजेदार घटना है कल की, वो बताऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ, आपको पता चलना चाहिए। पहले पढ़ते हैं, पहले अपना उद्देश्य, उसके बाद बातें, ठीक है? मतलब ये बात जिस चीज से रिलेटेड है, आप उसी चीज को मुझसे कह रहे हैं कि मैं मेरे सिद्धांत से हट जाऊं, है ना। तो पहले पढ़ाई, उसके बाद एंजॉय, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विकारी शब्द के बारे में देखा था। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा तो दिया था, बस आपको अपना नोट्स पूरा करना है जो यहाँ दिया हुआ है। तो नोट्स पूरा करने के लिए आप लोग लिखिए, जहाँ विकारी शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है, एक लाइन लिखिए। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखो, ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगा के लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में लिखिए, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी ब्रैकेट में लिखिए अव्यय, उन्हें अविकारी ब्रैकेट में अव्यय शब्द कहते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो छात्र कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिली है, तो आज की क्लास के बाद आपकी पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है? निश्चिंत रहिए। तब तक आप रफ कॉपी पे देखिए और सामने समझ लीजिए। वैसे बहुत ज्यादा कुछ हम आज लिखेंगे नहीं, उदाहरण वगैरह ही लिखेंगे। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं।
निर्देशक चिन्ह लगा के लिखना है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, बोधक कहते हैं या वाचक कहते हैं, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। बोधक और वाचक का मतलब यही होता है। विस्मयादि बोधक, पीडीएफ क्लास के बाद ही मिलेगा। मैम ऑनलाइन वाले हम कैसे नोट्स बनाएंगे बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले समझ लो, जब आप अपनी क्लास लेते हो, एक बॉक्स होगा आपका लाइव बैच का, एक बॉक्स होगा आपका डेमो बैच का, और एक बॉक्स होगा आपका सभी कक्षाएं, ये लिखा होगा, ठीक है। जहाँ पे आप बैच में जाते हैं, एंट्री करते हैं, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपका खुलता है। तो इसमें शुरू में ऊपर ही यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर नोट्स और यहाँ एक्सरसाइज। तो वीडियो क्लास ये पहला आपको व्यू मिलता है, यहाँ वीडियो दिखती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। अभी एक पीडीएफ है, वो इकाई 1 की डली हुई है। आपके बैच में इस समय पहले इकाई 4 चल रही है, तो क्लास जैसे ही आज फिनिश होगी उसके बाद आपको इकाई 4 मिल जाएगी, जिसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सारी इकाई 8 तक आएंगी। सारी वीडियो आपको जो पीडीएफ है वो 4-5 दिन में आपको मिल जाएंगी। तो उसको आपको प्रिंट करके रखना है। आप या तो प्रिंट कर लीजिए, अगर आप प्रिंट करने में आपको 600 रुपये से ज़्यादा लगता है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर लें और वहाँ से आप अपनी स्पेस वाली बुक मंगा सकते हैं। 600 रुपये की मिलती हैं, वो सारी बुक मिल जाएंगी आपको 8। और अगर आपको 600 से कम लगता है तो फिर आप वहाँ पर प्रिंट करवा लें, ठीक है। चलो अब बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये बात आपने समझ ली। तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, विकारी शब्द में संज्ञा शब्द, तो उसी को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब है जिसमें परिवर्तन हो जाता है, नहीं परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है हमारा संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा कहती है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर हमें जब भी परिभाषा पढ़नी है तो परिभाषा में जो चाबी है, जो हमें समझने में मदद करती है, हमें उसको पढ़ना है। और चाबी क्या है? चाबी है ये नाम का बोध होना। तो जिस शब्द से हमें किसी भी चीज के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब नाम का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो वो संज्ञा कहलाएगा। किसी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाएगा। किसी भाव का नाम, अब भाव में आप समझेंगे, जैसे मान लो अगर हमने लिखा प्रेम, तो ये प्रेम क्या है? एक भाव है। जैसे हमने लिखा क्रोध, ये क्रोध क्या है? एक भाव है। तो ये प्रेम जो शब्द लिखा है ये उसका नाम है, यानी उस भावना का। और जो क्रोध लिखा है तो ये एक भावना है, इस भावना का नाम है ये। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा जीव, जीव का मतलब हो गया कोई भी प्राणी हो गया, जितने भी हम मनुष्य से अलग हटाकर देखें तो प्राणी के लिए आ गया। स्थान का नाम हमारा संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब जैसे मान लो अगर एक शब्द मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पर जाट, जैसे जाट शब्द लिखा, अब इससे आपको क्या बोध होता है?
इससे आपको किसी जाति का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये किसी एक समुदाय या किसी संगठन के नाम का बोध हो रहा है। तो आपको जो फोकस करना है वो किस पर फोकस करना है? नाम पर फोकस करना है। तो इसलिए कुछ लोग कभी कभी संज्ञा को नाम भी कहते हैं, ठीक है, नाम भी कहते हैं। और इस संज्ञा को आप अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन कहते हैं, ये एक इत्तेफाक है। नाउन भी वही होता है किसी भी चीज का नेम, ठीक है। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अंग्रेजी भाषा में शब्दों को समझते हैं। पर ये देख लो मेरे दिन कि मुझे हिंदी अंग्रेजी से समझानी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मैं किसी फॉरेन कंट्री में आई हूँ जहाँ पे अंग्रेजी है और वहाँ पे मुझे हिंदी पढ़ाना पड़ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अमेरिका जाना है ना मेरे को, वहाँ पे जाके समझाना है। अक्सर आते रहते हैं वहाँ पे। पंजाब के एक व्यक्ति हैं, वो बहुत कांटेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ा दो आके। तो मैं सोचती हूँ पहले अपने देश को तो पढ़ा लूँ, विदेशों में तो तब भी जाएंगे। तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है कि इंग्लिश से आपको आपके चेहरों पे देखो इतनी नाउन कहते हैं। नाउन पता है ना? ठीक, चलो। हाँ, बोध का मतलब होता है समझना, ज्ञान होना, जानना, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना कि इसका बोध होना, जिसे आपकी समझ, ठीक है। आपने देखा इस बोध शब्द से ही जो हमारी भोजपुरी है उसमें शब्द बनता है बूझ। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं बुझा रहा है कुछ, ऐसे सुना होगा लोगों को कहते हुए, बूझ पा रहे हो। बूझ पाने मतलब समझ पा रहे हो, ठीक है, उसी से बनता है ये शब्द। चलो, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे। अब पॉइंट ये आता है आपका कि संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे। नाम तो हर चीज का। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने ये वाली बात कही है कि किसी भी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, भाव, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा कह रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से इस परिभाषा पे चलें तो हमारी जो क्रिया है ना, जिसे आप दौड़ना, खाना, पीना, सोना कहते हैं, वो भी किस में आ जाएगा? संज्ञा में आ जाएगा। क्योंकि दौड़ना क्या है? एक अवस्था है, वो भी तो दौड़ना है, वो भी उस अवस्था का क्या है? नाम है। तो इस तरह से इसको पकड़ के नहीं चलना है, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। फिर कभी आके मेरे से बहस करें, मैम आप ही ने तो कहा था हर एक चीज का नाम, तो ये भी तो नाम है। तो हमको शब्दों से शब्दों को अलग करना होगा, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो अभी हम मान लेते हैं कि दुनिया की हर एक चीज का नाम क्या है? संज्ञा। फिर उसके बाद हम उनमें से कुछ विशेषण शब्दों को अलग करेंगे, कुछ सर्वनाम शब्दों को अलग करेंगे, फिर कुछ क्रिया शब्दों को अलग करेंगे। तो वो हम अलग करते चले जाएंगे। तो हम संज्ञा की पहचान किस किस से कर सकते हैं? तो आपकी परीक्षा में कभी यहाँ से ऐसे प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा शब्द, क्या संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं या अप्राणीवाचक? तो पॉइंट कहता है कि संज्ञा शब्द प्राणीवाचक भी होते हैं और अप्राणीवाचक भी। प्राणीवाचक का मतलब क्या है? सजीव, जिसे आप लिविंग कहते हैं, ठीक है। अप्राणीवाचक का मतलब है निर्जीव, जिसे आप नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखा हुआ है सब कुछ आपके पास। प्राणीवाचक में कुछ इस तरह से, जैसे लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, मोहन आदि, इस तरह से हमने दिए, ये प्राणीवाचक में आ जाएंगे। अप्राणीवाचक में जैसे पुस्तक, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी, सड़क आदि, इस तरह के शब्द। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि संज्ञा शब्द हमारे गणनीय हो सकते हैं और अगणनीय हो सकते हैं। गणनीय का मतलब क्या होता है? जिसकी गणना की जा सके। गणना मतलब गिनती, ठीक है। तो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो शब्द भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, और जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते वे शब्द भी हमारे संज्ञा शब्द हो सकते हैं। कैसे? अब गणनीय शब्द में जैसे लड़का, किताब, बोतल, अब हम इन्हें 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनती कर सकते हैं इनकी। अगणनीय शब्द हमारे जैसे पानी, हवा, प्रकाश, प्रेम, क्रोध, अब इन शब्दों को हम गिनती नहीं कर सकते कि भाई कितना पानी
अब ये नहीं कह सकते एक पानी, दो पानी, तीन पानी, गिनती नहीं कर सकते। एक प्रेम, दो प्रेम, गिनती नहीं कर सकते। या एक प्रकाश, दूसरा, दो प्रकाश, तीन प्रकाश, ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि इनके मापने का जो मापक है वो कुछ और होता है, गिनती नहीं होती। मतलब एक, दो, तीन, चार, इस तरह से नहीं, तो उन्हें हम अगणनीय कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि कारक के रूप में पहचाना जा सकता है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एकदम से यहाँ समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना ये है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि ध्यान रखना, जैसे कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य में अगर कोई शब्द कर्ता के स्थान पर है तो वो शब्द संज्ञा शब्द होगा। अगर कर्म के स्थान पे है संज्ञा शब्द होगा। संप्रदान है, अपादान है, करण है, चाहे वो हमारा अधिकरण है, कोई सा भी है, तो वो हमारा क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है। अब आप कहेंगे तो ये सारी चीजें क्या हैं, यानी कारक। तो इसे हम आज से 7वीं क्लास में पढ़ेंगे, 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ेंगे कारक चिन्ह। तो जिस समय हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे उस समय हमें समझ में आ जाएगा कि कर्ता, कर्म, करण ये सब क्या है। तो आपको ऐसे समझ लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ कहा कि मीरा ने आम खाया, तो इस वाक्य में अगर किसी ने आपसे कहा कि इस वाक्य में आपको बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है, तो आपको नहीं पता चल पा रहा कि संज्ञा शब्द कौन सा है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो आपको पता चलेगा मीरा कर्ता है, तो मतलब मीरा जो शब्द है ये हमारा संज्ञा शब्द होगा क्योंकि कर्ता के स्थान पे आया। अब हम इसमें देखें कि इसमें कर्म क्या है, तो इसमें कर्म है आम, तो ये आम आपको पता चल गया कि ये क्या है, संज्ञा शब्द है। हाँ, संज्ञा क्यों नहीं है? और मैं क्या बोल रही हूं, नींद में हो क्या? नींद में हो क्या? मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि आम जो है ये हमारा कर्म के स्थान पर है, तो ये शब्द भी हमारा क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, ये मैंने कहा है। अब जो खाया शब्द है यहाँ पर, ये क्या है, ये क्रिया है। अब ये क्रिया कैसे हुआ, तो इसको जब हम क्रिया पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि वाक्य में जो हमारे शब्द हैं, अगर वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि आदि अगर इन सब की जगह पे प्रयोग होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें आपको जो नहीं समझ में आ रहा वो है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसको हम कौन से दिन पढ़ेंगे, आज से 6ठी या 7वीं क्लास में जब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें ये उस दिन बात समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना आपकी परीक्षा के अनुसार और जैसा कि मार्केट में हमारी किताबें हैं उनके अनुसार संज्ञा के जब हम भेद करते हैं तो हम 2 आधारों पर संज्ञा को बांटते हैं। अर्थ के आधार पर बांटते हैं और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति से भी होता है। ठीक है, उत्पत्ति को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। मतलब ये उत्पत्ति, इन शब्दों की उत्पत्ति जो हुई है उस आधार पर। तो जब हम इसे अर्थ के आधार पर बांटते हैं तो ये 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो हम इन 5 आधार में बांटते हैं इनको अर्थ के आधार पर। और जब हम उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है। तो ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। अब जैसे आप संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा आगे पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ने के बाद और इसमें जो एक प्रश्न आपका होता है उठता है, उन प्रश्नों को देखने के बाद तो आप ये कहेंगे कि मैम अगर इस संज्ञा का भेद बांटना चाहिए तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा सटीक वर्गीकरण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। लेकिन इसके बारे में
ऐसा कुछ हमारे विद्वानों ने नहीं कहा है। वैसे ये सबसे सटीक बनता है कि बहुत आसान है, फिर प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जो एग्जामिनर आपको जो उलझा देता है, फिर कोई भी छात्र उलझेगा नहीं, बहुत आसानी से संज्ञा को पहचान कर सकता है। पर क्योंकि प्रश्न तो बनाने हैं ना किताबों के लिए, तो इसलिए आयोग ने इस पे भी कोई सही ढंग से वर्गीकरण नहीं दिया कि हम किसके आधार से पूछेंगे। तो अब जब हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक वर्गीकरण है जो बहुत ज़्यादा चलन में है और इसको ही सही माना गया है। इसकी मदद से हम बाकी और जो हमारे प्रश्न हैं उनको भी आसानी से कर पाते हैं। आधुनिक वर्गीकरण जो है ये अंग्रेजी के आधार पर है। सबसे पहला तो ये प्रश्न ध्यान में रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण किसके आधार पर है, किसके व्याकरण के आधार पर। तो अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के आधार पर हमने आधुनिक वर्गीकरण किया है संज्ञा का। इसमें हम इसके 3 भेद मानते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के अंदर 2 उपभेद माने जाते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन 2 उपभेद का मतलब क्या होता है कि आपको इनके अंदर जो संज्ञा है वो आपको अलग से तो पढ़नी ही है, लेकिन अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि जो आपकी समुदायवाचक संज्ञा है उसमें ऑप्शन में समुदायवाचक ना दिया हो और आपको उसका भेद बताना हो, तो आप उसे जातिवाचक के अंदर रख सकते हैं। तो यानी उसके अंदर 2 भाव होते हैं, पहला भाव होगा समुदायवाचक और दूसरा भाव होगा जाति को बताने वाला। इसी तरह से द्रव्यवाचक के अंदर भी होता है, पहला भाव होगा द्रव्यवाचक और दूसरा भाव होगा जातिवाचक। फिर इन सब में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन्हें आप व्यक्तिवाचक में भी रख सकते हैं, कभी कभी रखना पड़ता है। तो हमारी जो समस्या होती है वो समस्या यही होती है कि हम इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं और फिर भी हमें कोई ना कोई उसमें डाउट चलता रहता है। तो हम एक एक करके इन 5 को पढ़ते हैं, समझते हैं पहले, और फिर इनमें आने वाले जो प्रश्न हैं और इनमें जो आने वाली उलझन है उस पर भी बात करेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? देखो ध्यान रखना, जब आपको लिखना नहीं होता है तो आपको नींद आने लगती है, और अगर नींद आए तो मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे यहाँ से सब कुछ दिखता है। ठीक है, मुझे यहाँ से सब कुछ दिखता है, कौन सो रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन बोर हो रहा है, कौन झूल रहा है, तो सब पता चलता है। तो इसलिए अगर नींद आए किसी को तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो अपनी, एक तो डी ड्राइव में सेव होगा सारा मैटर जितना भी है, और फिर नींद भी नहीं आएगी। तो पढ़ने के लिए अच्छा तरीका है ये। तो ऐसे देखते हैं, मैंने पढ़ाई से छोड़ के दूसरी बात करी तो सब एकदम एक्टिव हो गए, है ना। होता है, संज्ञा में नींद आती है, मुझे पता है ना कौन सी चीज आपको नींद दिलाएगी, क्योंकि लिखना पड़ता नहीं है इसमें हमको। तो अगर नींद आ रही हो किसी को तो अपना हाथ चला सकते हैं रफ कॉपी पर, ठीक है, पढ़ाई करें, फिर मतलब लिख लें साथ के साथ, कुछ भी पढ़े आगे। चलो जिनको नींद आ रही है उनकी नींद अब उछट गई, है ना, इसीलिए मैंने किया। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या कहती है, पॉइंट निकालने हैं आपको, और जहाँ पे मैं पॉइंट बताऊंगी उसी को आपको हाईलाइट करना है। जो शब्द किसी विशेष, अब हम इस पर ध्यान देंगे, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आप उदाहरण से समझ लो, जैसे यहाँ पे या व्यक्तियों के नाम में हम देखें तो व्यक्तियों के नाम में जैसे सुभाष चंद्र, भरत, सीता, सुनीता, सरदार पटेल, भगत सिंह, मदन, राजू और भी आदि आदि, आप सबके नाम आ जाएंगे इसमें। अब एक बात ये ध्यान रखना, अक्सर छात्र जो है वो समझ नहीं पाते, जैसे यहाँ लिखा है हमने व्यक्तियों के नाम, तो याद रखना ये जो शब्द लिखा है ना व्यक्ति, हम इसकी बात तो कतई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, समझ गए ना। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ जो भी रहेंगे इतने हिस्से में,
यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं ये कोई नाम व्यक्तिवाचक नहीं है, पहले ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ लेना। कभी आप ये सोचो कि मैम आपने तो कहा प्राणी, यहाँ लिखा हुआ है प्राणी भी व्यक्तिवाचक है, नहीं, ये सब जातिवाचक है, ये सारे नाम जो इधर आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। तो हम जब व्यक्तियों की बात करते हैं, अभी आप इस बात की चिंता मत करो, मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसा बनेगा जब हम लास्ट करेंगे। अभी आप पहले इसको सीखो। ध्यान रखना, अगर आपको, मैं आपको ये बात बता देती हूँ पहले कि जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपके पास नोटबुक है, ठीक है। तो नोटबुक में हर टॉपिक के बाद उसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो आप उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके प्रश्न उत्तर पढ़ के आओ, उत्तर मत पढ़ो, सिर्फ प्रश्न पढ़ के आओ, ठीक है। प्रश्न पढ़ के आओ कि किस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है। इससे क्या होगा, आपको पहले से पता होगा प्री। और अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा है तो फिर शांति से बैठो लास्ट तक के लिए, क्योंकि लास्ट में फिर मैं बताऊंगी कि प्रश्न किस तरह से आएगा, ठीक है। तो अभी हम पहले समझते हैं इसको। किसी व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा सुभाष चंद्र, भरत, इस तरह से हमने रखा। अब किसी प्राणी का नाम, यहाँ प्राणी से मतलब है किसी जीव, ठीक है, जिन्हें हम मनुष्य से अलग हटाकर, जैसे ऐरावत शब्द दिया है, तो ऐरावत अब ब्रैकेट में लिखा है, ऐरावत किसका नाम है, हाथी का नाम है। अब हाथी शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, हाथी का नाम जो है ऐरावत ये व्यक्तिवाचक है, समझ गए। ऐसे ही कामधेनु, ये कामधेनु नाम की कौन है, गाय है, तो ये गाय व्यक्तिवाचक नहीं है, इस गाय का नाम जो है ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसी तरह से चेतक, ये घोड़े का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये स्पेशल घोड़े को ही दिखा रहा है। बात समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं जैसे स्थानों के नाम, तो इस किसी भी स्थान का नाम हमेशा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। कोई भी नाम हो, वो आपके गांव का नाम हो, आपकी तहसील का, आपके जिले का, आपके स्टेट का, आपके देश का, ठीक है, तो सारे नाम आपके किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। इसी तरह से दिशाओं के नाम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम जितने भी आ जाएंगे, सब दिशाओं के नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। समुद्रों के नाम आ जाएंगे, जैसे भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आदि। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली आदि। पुस्तकों के नाम जैसे पुस्तकों में रामचरितमानस, ऋग्वेद, महाभारत या रामायण आदि आदि। उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि आदि, ये सब नाम हमारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। जैसे महीनों के नाम जैसे दिया है मई, जून, जुलाई, अक्टूबर। अब ये मत सोचना कि मैम आपने तो यहाँ पे मई, जून, क्या जनवरी नहीं होगा, क्या फरवरी नहीं होगा, तो आपको पता है ना 12 के 12। मेरे पास आया ये क्वेश्चन, मैम आपने लिखवाया मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, बस यही होते व्यक्तिवाचक, तो और जनवरी नहीं होगा क्या, फरवरी। यहाँ पे लिखा है महीनों के नाम मतलब 12 नाम, ठीक है, पूरे के पूरे 12। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, अब मैंने यहाँ बुधवार छोड़ दिया, तो ये भी प्रश्न आया मेरे पास कि क्या बुधवार व्यक्तिवाचक नहीं है, तो भाई 7 दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आदि लग गया, तो आदि का मतलब है कि इस तरह का अगर कोई और भी छूट गया है तो वो भी, समझ गए। अब चलो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करो, हम देखते हैं। अब हम पता करते हैं कि हमारी परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आएगा। यहाँ पे लिखना वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग लिखो। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अब ये वाक्य है। अब देखो आपकी परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आएगा। एक टाइप का प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित, वो रेखांकित कर देगा, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन आ गए आपके,
तो आपको पहचानना है, पहला टाइप। दूसरा टाइप वो ये पूछ लेगा कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। तो आपको अब बताना है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। भारत, दक्षिण और हिंद महासागर। कैसे पहचाना हमने? ये एक देश का नाम है, ये एक दिशा का नाम है, विशेष दिशा का, और ये एक विशेष सागर का नाम है। तो बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे ऐसा वाक्य लिया जिस वाक्य में हमारे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक हैं। तो इसी तरह से मान लो आपका ये वाक्य दिया हो और उसमें अगर भारत को रेखांकित करके दे दिया और आपसे पूछा गया कि यह शब्द कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन में दे देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। तो आपको पहचानना है इसमें से। बात समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहती है जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो क्या, कि पूरी जाति। पूरी जाति का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ इस कमरे में है तो यहाँ भी, और अगर वो किसी विदेश में है तो वहाँ का भी। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है मनुष्य। तो मनुष्य, अगर हम जैसे मनुष्य हैं तो हम सब मनुष्य हैं, तो मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, तो हम सबका बोध करा रहा है, तो हम सबका बोध हो रहा है, तो इसके पीछे एक पूरी जाति आ रही है। अगर हम बात करें कि अगर मुंबई के जो लोग हैं हम उन्हें भी मनुष्य कहेंगे, अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें भी मनुष्य कहेंगे, तो हर मनुष्य की बात हो रही है, तो पूरी जाति। जैसे लड़का शब्द, तो इस लड़का शब्द के पास कोई भी लड़का होगा, उस सब के लिए बात कर रहे हैं, तो जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही लड़की, ऐसे ही गाय, चाहे वो हिंदुस्तान की गाय हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे फिर अमेरिका की, तो गाय का मतलब गाय। ठीक है, हर जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह से यहाँ जो शब्द आएंगे जैसे बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा, नर, नारी, जिस शब्द के पीछे हम सब के बारे में बात करते हैं। जैसे फल, अगर हमने फल की बात करी तो फल का मतलब सभी प्रकार के फल। हमने कहा सब्जी, तो सभी प्रकार की सब्जी। जैसे हमने कहा हाथी, तो हाथी में आ गया हमारा सभी प्रकार के हाथी आ गए। जैसे अब मान लो हम कहें सफेद हाथी भी होता है, तो क्या सफेद हाथी नहीं आएगा इसके अंदर? तो इसके पीछे वो सबकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरी जाति को दिखा रहा है ये शब्द। तो हम इस बात से समझ लेते हैं। आप जैसे मान लो नगर की बात करें तो ये नगर कोई भी हो सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान के हर नगर की बात कर रहे हैं, तो जाति को दिखा रहा है। अगर हम कहें कि हमने कहा दिल्ली नगर, दिल्ली नगर बोल दिया, तो अब जो दिल्ली शब्द है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन नगर जो है वो तो नगर को ही दिखा रहा है। बात समझ में आ गई ना? ऐसे अंतर करना है इसमें। अब इसमें भी वाक्य प्रयोग करिए। अगले पेज पे आपको स्थान दिया हुआ है, वहां पे आपको लिखना है। यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, कहीं पर भी लिखिए। लिखिए इसमें, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप लेखन करते हैं तो लेखन में आपको कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है जहां, इस जहां पे मैंने चंद्र बिंदु लगाया है, तो इसको डॉट कर देना, एकदम कहते हैं ना लॉक कर देना। जब भी आपको जहां लिखना है तो ऐसे ही लिखना, चंद्र बिंदु लगेगा। यहीं लिखा हमने वहां, इस पर भी हमने चंद्र बिंदु लगाया है, तो चंद्र बिंदु। अब गूगल बाबा आपको बिंदी देगा, तो ये मत सोचना कि मैम गूगल बाबा तो बिंदी दे रहा है, क्योंकि जैसे एक छात्र ने मुझे कहा कि मैम आपने जो मुझे बताया था
तो हमारे एक हिंदी के टीचर हैं, तो हमने उनको भी बताया। एक शब्द था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, अचानक से आएगा, मैं पढ़ाते समय बताऊंगी। उस शब्द के बारे में था, हाँ, शब्द था घोड़े का सवार, समास है। तो घुड़सवार शब्द का समास विग्रह क्या होता है? तो घुड़सवार शब्द का समास विग्रह होता है घोड़े का सवार। लेकिन इस पे बहस है कि घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार। तो गूगल में आप सर्च करोगे तो गूगल घोड़े पर सवार दिखाता है। तो भाई गूगल कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है कि उसने जो बोल दिया वही सही हो गया। गूगल पर सूचनाएं डाली जाती हैं, और जो सूचना डालने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति है, और व्यक्ति से गलतियों की संभावना है। जिसे ज्ञान नहीं है वो कुछ भी डाल दे और गूगल पे आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि गूगल पे हो रहा है। अब आप अगर गूगल पे देखें तो गूगल पे लिखा होता है इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। तो क्या लगता है आपको, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? ये सब काल्पनिक है। तो वहां पे लिखा नहीं होते हैं, नाग के पास मणि होती है, ऐसे देखिए। गूगल पे तो आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस और कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, तो क्या वो सत्य है? नहीं ना, तो वो सत्य नहीं है। तो ऐसे ही अब बच्चे को समझाया, तो जैसे ये शब्द आता है आपका घुड़सवार, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर शब्द है जैसे घुड़सवार। तो घुड़सवार का मतलब क्या होता है जब हम देखते हैं, वो होता है घोड़े पर, घोड़े का सवार, ठीक है। अब ये मैंने वाक्य लिख रखा है, आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। सवार, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पर हमें भी लग रहा है, आप में से बहुत सारे छात्रों को लग रहा होगा कि घोड़े पर सवार, उसको घुड़सवार क्यों नहीं बोलेंगे। तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में जब घोड़े पर दूल्हा बैठा होता है तो आप उसको घुड़सवार कहते हैं। मान लो घोड़े पर दूल्हा बैठ गया और अब घोड़े को चलाना है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे इसका घुड़सवार कहाँ गया? तो घुड़सवार आपने उसको क्यों बोला जो नीचे है, उसको क्यों नहीं बोला जो घोड़े पर बैठा हुआ है? घुड़सवार तो उसका उस समय दूल्हा होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप जानते हैं उस घोड़े को चलाने वाला जो है वही तो है घुड़सवार। उसका उससे क्या है, संबंध है। का की के किसको दिखाता है? संबंध को दिखाता है। और पर जो है वो स्थान को दिखाता है। तो जब हम घोड़े पर सवार बोलते हैं तो उसका मतलब है कि वो घोड़े पर बैठा हुआ है। और घोड़े का सवार बोलने का मतलब है कि ये जो सवार है इसका घोड़े से संबंध है, मतलब ये घोड़े को चलाने वाला है। और घुड़सवार का अर्थ ही होता है वो जो घोड़े को चलाने वाला होता है वो। तो अब ये समझाया था, तो मुझे एक छात्र ने ये लिखा कि मैम मैंने ये वाली बात बताई अपने टीचर को, वो जिद कर रहे थे कि नहीं घोड़े पर सवार होता है। और मैंने वही उदाहरण बताया कि ऐसे कि दूल्हा बैठा हो तो उसको आप क्या बोलेंगे। तो वो थोड़ी देर हंसे, मतलब रुके और फिर हंसे, फिर बोले गूगल पे जाके चेक कर लो, गूगल तो घोड़े पर सवार कर रहा है। तो अब जो टीचर ये नहीं बता सकता कि ये सही है या गलत, तो फिर उसको आप क्या टीचर मानेंगे? ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर किसी ने लिख दिया ना कि तोते का स्त्रीलिंग तोती होता है और गूगल पे, तो उसको सत्य मान लिया जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें समझना है अपने जो तर्क हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो अब मैं यही बता रही थी कि जब आप गूगल पर देखते हैं तो ये ऐसे लिखता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिसने गूगल को ट्रांसलेट किया है और जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को ये नहीं ज्ञान था कि वहाँ हिंदी का शब्द है और हिंदी के शब्द में जो हमारा अनुस्वार लगता है, ये इस अनुस्वार की मात्रा चंद्र बिंदु के रूप में होती है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। अगर उसे ये ज्ञान होता तो वो इसे बिल्कुल सही करता। गूगल तो श्रृंगार को श्रृंगार ही लिखता है, तब आप क्यों कहते हैं कि ये गलत है? समझ गए ना? तो गूगल श्रृंगार को सही नहीं लिखता क्योंकि उसे ये भी नहीं पता। उसे, उसका सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ का नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है और वो हिंदी भी नहीं जानता,
ये बात अलग है कि सुंदर पिचाई ने इस चीज को लिया कि दुनिया को अगर एक साथ जोड़ना है तो ट्रांसलेट होनी चाहिए भाषा, तो उन्होंने भाषा पे काम करवाया। लेकिन उस भाषा पर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो आईआईटी क्षेत्र का है, जो क्या जानता है, जो कोडिंग जानता है, भाषा को नहीं जानता कि भाषा की असली ज्ञान क्या है भाषा का। तो इसलिए ये मत सोचना कि गूगल हमेशा सही बताता है, गूगल हिंदी में बहुत सारी गलतियां करता है, ठीक है। अब चलो इसमें बताओ मुझे व्यक्ति जातिवाचक शब्द कौन कौन सा है? नारी और देवता। तो आपने रेखांकित करके लिख लिया जातिवाचक शब्द अपने वाक्य में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जातिवाचक को हम दो उपभेद में बांटते हैं। दो उपभेद हमारे हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक की जो परिभाषा है वो कहती है कि जो शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु आदि का बोध कराता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया है आपका, जैसे ठोस, द्रव, गैस में तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा आदि आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताती हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का एक सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने 10th में, 11th में, 12th में विज्ञान पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस पढ़ा है। तो साइंस में आप जिन शब्दों को ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, विज्ञान के अंदर जो जिन जिन चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं वो सारे शब्द आपके किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे मान लो शब्द है हमारा ऑक्सीजन। अगर हम परिभाषा पर फोकस करें तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक क्या होता है? एक विशेष। तो ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन, अब क्योंकि ये स्पेशल है, कोई दूसरी तो होती नहीं है, ऑक्सीजन के प्रकार भी नहीं होते हैं कि भाई कोई दूसरा होगा, ऑक्सीजन अपने आप में एक अकेला है। तो जब ऑक्सीजन अपने आप में एक अकेला एक विशेष गैस का नाम है तो इसे क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक होना चाहिए। अब आपकी परीक्षा में अगर पूछ लिया गया कि ऑक्सीजन संज्ञा में कौन सा भेद है ऑक्सीजन का, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है द्रव्यवाचक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिवाचक। तो अब अगर आप परिभाषा के साथ में जा रहे हैं तो आपको वहां पे डिस्टर्ब होगा। तो दोनों परिभाषा फॉलो करती हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला चुनाव क्या करना है? द्रव्यवाचक का। अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक न दिया हो तब आप कौन सा लेंगे? इसे व्यक्तिवाचक में, ठीक है। और अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको वाक्य दिया है कि गैस में ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उपयुक्त है, अगर इस तरह का वाक्य दिया हो कि सभी गैसों में ऑक्सीजन ही सांस लेने के लिए उपयुक्त है, अगर ऐसा वाक्य लिखा और फिर आपको ऑक्सीजन को रेखांकित कर दिया और तब आपको ऑप्शन में दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी संज्ञा है, तब आप उसको व्यक्तिवाचक में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको आ गया गैस, और गैस तो बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इतनी सारी हैं। तो उन सारी गैसों में ये हम किसी एक व्यक्तिगत यानी विशेष गैस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा वाक्य जब आया तब आप उसका उत्तर रखेंगे व्यक्तिवाचक। अगर ऐसा कोई नहीं है, सीधा आपका ऑक्सीजन दिया है या कोई वाक्य लिख कर दिया है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है और कोई तुलनात्मक उसमें बात नहीं कही गई है, तो पहला चुनाव क्या होगा? द्रव्यवाचक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ही आपका पॉइंट होता है जो परीक्षा में आता है और जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला चुनाव होगा द्रव्यवाचक का, और जब द्रव्यवाचक ना हो तो जिस हिसाब से अगर वो व्यक्तिवाचक में जा रहा है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हम बात करें अगर तेल की, तो तेल हमारा पहले तो जाएगा द्रव्यवाचक में, और अगर यह रहे कि तेल, तो ये तेल हमारा जातिवाचक में भी जा सकता है, क्योंकि कितने प्रकार के तेल हो गए। इसी तरह से जैसे हमने गैस की बात करी थी, तो गैस हमारा किस में जा रहा था? जातिवाचक में भी जा रहा था। तो इसलिए ये हमने जातिवाचक के उपभेद के अंदर रखा है कि अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक ना हो
और व्यक्तिवाचक भी ना हो तो फिर ये किस में जाएगा, जातिवाचक में। समझ गए ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग करिए, दिया हुआ है वाक्य प्रयोग करते हैं। इसमें लिखिए, जहां कोयला होता है वहां हीरा भी पाया जाता है। जहां कोयला होता है वहां हीरा भी पाया जाता है। चलो पढ़ाई करो, बाद में बताऊंगी। तो आपने लिखा, इसमें कौन सा शब्द हमारा द्रव्यवाचक है, कोयला और हीरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा दूसरा पॉइंट है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समूह का मतलब होगा कि आपको ये ध्यान देना है कि जिस शब्द के पीछे समूह का बोध होता होगा, एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक चीज से वो शब्द नहीं बनेगा, उसके पीछे एक झुंड का हमें अनुभव होता है। जैसे मेला शब्द हो गया, तो मेला क्या एक व्यक्ति से हो सकता है, नहीं, इसके पीछे एक झुंड चाहिए। ठीक है, जैसे दल, जैसे सभा, जैसे जनता, जनता के पीछे पूरा समूह चाहिए हमें। इसी तरह से सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, मंडली, कमेटी, परिवार। अब परिवार शब्द की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 व्यक्ति हमें चाहिए, किसी एक व्यक्ति से परिवार नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी शब्द आएंगे उन सारे शब्दों के अंदर हमको उसके पीछे किसी झुंड का, किसी समूह का बोध होता है, तो वो हमारा किस में आता है, समूहवाचक में आता है। और हमारा नाम भी हमें समूहवाचक या हम कहें समुदायवाचक, ठीक है, दोनों ही नाम आ जाते हैं, इससे हमें पहचान हो जाती है। अब इसमें वाक्य प्रयोग करो, यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्थान, इसमें वाक्य प्रयोग करना है। लिखो इसमें, वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजरी। वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजरी। अब बताइए इसमें कौन सा शब्द है, सेना और टुकड़ी। ठीक है, क्योंकि सेना के पीछे भी एक समूह का बोध होता है और टुकड़ी में भी समूह, मतलब कुछ लोग होंगे तभी टुकड़ी शब्द हम उसे बोलेंगे। तो दोनों शब्दों के अंदर हमारा क्या आता है, समूहवाचक। आगे आते हैं हम भाववाचक पे। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या कहती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक। अब आपको देखो ऐसे ध्यान देना है यहाँ पर कि आपको कोई गुण, जैसे कोई हमारा कोई गुण है या कोई दोष है, कोई दशा है, कोई अवस्था है या कोई भाव आ रहा है, उन सब के नाम को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो शब्द हमारे क्या रहेंगे, भाववाचक संज्ञा में रहेंगे। जैसे उदाहरण दिया है अच्छाई, जैसे बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई आदि। अब इसमें बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमको पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप ऐसे समझिए, आप चाहो तो उसे लिख सकते हो कि जिन शब्दों को
हम ना तो देख सकते हैं, मतलब जिस वस्तु या जिस भाव के बारे में आएगा, जिसे हम ना देख पाए और ना हम छू पाए, जिसे हम केवल महसूस कर पाए, वो जो स्थिति होगी, वो जो अवस्था होगी और उसका जो नाम होगा, वही भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, मान लो लंबाई है, तो क्या आप लंबाई को देख पाते हो या छू पाते हो? हाँ, देख लेते हैं। मैं इंतजार कर रही थी, मैंने कहा बोला नहीं किसी छात्र ने। देख लेते हैं, जैसे इन्होंने, क्या नाम है आपका? अजय। तो अजय का छोटा भाई था, तो अजय पढ़ाई करने के लिए आया यहाँ पर मुखर्जी नगर में 1 साल पहले। तो वो इतना बड़ा था, यहाँ आता था, है ना, कंधे पे आता था। अब 1 साल तक घर नहीं गया अजय, फिर 1 साल बाद घर गया, तो अब वो कान पे आ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई तो देख ली आपने, देख ली ना। ये बताओ कि आपने, जब वो आपके कंधे पे आता था, आपने लंबाई देखी थी कि उसका शरीर? बताओ, जवाब दो जल्दी। शरीर देखा था ना। और जब वो आपके कान पे आ रहा है, तब आपने लंबाई देखी थी कि उसका शरीर? अरे लंबाई, जब वो कान पे आ रहा है, तब आप किस चीज को देख रहे हो? शरीर को देख रहे हो ना। तो ध्यान दो, जब आपसे वो इतना छोटा था, तब भी आप उसके शरीर को देख रहे हैं, और जब वो इतना बड़ा हुआ है, तब भी आप शरीर को देख रहे हैं। तो ये जो अंतर आया है, इस अंतर को आपने केवल महसूस किया है, ना कि देखा है। ठीक है, ना आपने इसको छुआ है, केवल महसूस किया है। आपने देखा क्या है? आपने देखा है उसका शरीर, बस उस लंबाई को आपने महसूस किया है। मैंने वही चीज कही है कि हम जिस चीज को अनुभव करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे प्रकाश। प्रकाश शब्द को आप देख पा रहे हैं? हाँ मैम, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये देखो, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। तो ये आप प्रकाश देख रहे हो, या ये टीवी है, ये लाइट है, ये दीवार है, ये पंखा है, ये बच्चे हैं, ये कुर्सी है, ये मेज है, इन वस्तुओं को देख रहे हो। और अगर इस लाइट को बंद कर दें तो ये वस्तुएं भी दिखाई नहीं देंगी। तो आपको दिखाई कौन दे रहा है? वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। प्रकाश को तो आप अनुभव कर पा रहे हो। तो ऐसे आपको मैंने वही तरीका बताया है कैसे आप शब्द को देख पाएंगे। जैसे एक शब्द है इसमें, हरियाली। बच्चे इसे भी कहते हैं, मैम हरियाली को तो हम देख पाते हैं। तो देखो, आप हरियाली को देख पाते हो या हरियाली को केवल महसूस कर पाते हो? गांव से कितने बच्चे हैं? सभी बच्चे गांव से हैं। ठीक है, सभी बच्चे हैं। अरे कोई बात नहीं, उनको थोड़ा भार पड़ रहा है, मुझे पता है सभी गांव से है, क्योंकि शहर के बच्चों को हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बताओ कि जब आपने गेहूं का खेत देखा होगा, दिसंबर में जब जाते हो तो चारों तरफ हरियाली होती है। हाँ, धान की, अभी धान की हो रही है, तो हरियाली है चारों तरफ। तो जब आप मान लो इस खेत में जाके खड़े हो, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे खेत की क्यारी है। क्यारी समझते हो ना? ठीक है, अब इस क्यारी में हर जगह आपके गेहूं या धान जो है वो खड़े हुए हैं। आप बीच में खड़े हो यहाँ, तो आप देख रहे हो आपके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जब ये पक जाएगा, जब काटने का समय आएगा, तब आप इसी खेत में यहाँ खड़े हैं, तब भी वही धान या वही गेहूं है और वही खेत है, वही चीज़ है जो आपने पहले देखी, लेकिन अब आपको हरियाली नजर नहीं आ रही है। तो धान तो पहले भी था, धान अब भी है। तो ये परिवर्तन क्या आया इसमें? परिवर्तन इसमें ये आया कि उसकी जो पत्तियां थी पहले हरे रंग की थी, हरी थी, अब उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, वो पीले रंग की हो गई। जब वो पीले रंग की हो गई, तब आप उसे हरियाली नहीं कह सकते। आप हरियाली उसी समय कहते हैं जब उनमें वो हरे रंग की होती है। तो आप कहेंगे कि मैम हमने तो, अब तो पता चल गया, देखा हमने, वो आपने हरा रंग देखा, ना कि हरियाली। ठीक है, तो आपने उस अवस्था को ही नाम दिया हरियाली। समझ गए ना? तो इसीलिए हम इसको, जो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं,
हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, ना हम उन्हें छू पाते हैं, हम केवल उन्हें महसूस कर पाते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक शब्द लें, शब्द है एक क्रोध, ठीक है। अब ये क्रोध शब्द है, तो आप क्या क्रोध को देख पाते हैं? अभी अचानक से कमेंट आई, कमेंट ने कहा मैम हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। भाई आपके पैसे बर्बाद हो गए, आप अपना पैसा बर्बाद मत करिए, ऑफिस में कॉल करिए और आप अपना पैसा वापस रिटर्न लीजिए, मेरी क्लास छोड़ दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसों की। और अगर जिस तरह से मैं किसी का दिल दुखा के कोई पैसा नहीं लेना चाहती, मत पढ़िए आप जाइए जिससे आपको पढ़ने का मन करे। इस बात में तो निधि मैम है और ये बात कहती है कि निधि मैम कभी पैसे के लिए काम नहीं करती। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती। अगर पैसे के लिए काम कर रही होती तो जो बात मैंने शुरुआत में कही थी ना कि एक मज़ेदार चीज़ बताऊँगी आपको, तो कल उन महाशय का मैं निमंत्रण स्वीकार कर लेती, वो जो लेके आए कल मुझे। अब आप बात चलिए तो आपको बता ही देती हूँ यहीं पर। कल दोपहर में ऐसा हुआ कि मुखर्जी नगर में 13 साल से एक आईएएस की कोचिंग है, ठीक है। वो पढ़ा रहे हैं आईएएस के बच्चों को, दोनों मीडियम पढ़ाते हैं और अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छा नाम है, रिजल्ट भी देते हैं। देखो मैंने कहा है कि नाम नहीं लेना है, ठीक है। नाम मैं खुद भी नहीं लूँगी, नाम लेने से थोड़ी सी वही समस्याएं आ जाती हैं। तो अब उनके मैनेजर्स जो भी हैं वो आए, मुझसे मिलने के लिए कहा, बात कही। तो उन्होंने कहा, उनके शब्द कि मैंने आपको यूट्यूब पर देखा, आप पढ़ा रही थी, ऐसे तो हमारे पास 2 टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, नाम गिनाए और कहा पिछले 5 सालों से, एक 5 सालों से, एक 7 सालों से पढ़ा रहे हैं हिंदी, लेकिन मुझे आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और आपकी जो एक रीच है बच्चों के बीच में वो बहुत अच्छी है और बच्चे आपकी डिमांड भी कर रहे हैं, तो आप अपने घंटे का प्राइस बोलिए। अब मैंने कहा कि घंटे का प्राइस मतलब मुझे आप ये बताइए कि आप क्या प्रोग्राम लेके आए हैं, आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे अच्छा लगा कि आप आईएएस की कोचिंग से आए हैं। पहली चीज़ मैं खुद ही जाना चाह रही थी आईएएस वाले बच्चों के पास कि ताकि उनका व्याकरण सुधार हो सके, तो मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ। आप मुझे अपना प्रोजेक्ट बताइए कि आप बच्चों को क्या चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, देखो मैडम, यहाँ आज के टाइम में कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, ये आदर्श और नैतिकता ये कुछ नहीं है, आप अपना पैसा बोलिए, आप अपने घंटे के हिसाब से प्राइस बोलिए। ये मुझे इतना लगा, मैंने कहा सर मैं पैसे के लिए काम नहीं करती। ये बोला अरे छोड़िए मैडम, ये सब कहने वाली बात है, ये इतना आदर्श मत दिखाइए, मुझे भी पता है कि हर कोई जो है वो पैसे के लिए काम कर रहा है। मैंने कहा सर देखिए, अगर मैंने पैसे के लिए काम किया होता तो अनअकैडमी मेरे ऊपर अब तक 1.5 लाख रुपया खर्च कर चुका है। इतनी बार उसने 2 बार, वो एक बार यहाँ होटल में बुलाया, वहाँ पे बातचीत करी, एक बार बेंगलुरु बुलाया, मना करते भी अरे एक बार आइए आप देखिए, एक बार आइए। उसे सोचा कि चकाचौंध की दुनिया को देखने के बाद मैडम का दिमाग बदल जाएगा, तो दिखाया अपना ये ऑफिस वो ऑफिस, इतना पैसा, इतना करोड़ों का, ये वो, करोड़ों से नीचे बात नहीं करते। तो मेरा एक ही उद्देश्य, बच्चों के लिए क्या करोगे आप, वो किसी को करना नहीं है। तो वही उन्होंने कहा। तो मैंने कह दिया कि सर सबसे पहले तो आपको मेरे बारे में मार्केट में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। आपके जैसे मेरे पास हर दिन आते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ उस बात पे हो जाती है जब कोई मुझसे कहता है कि आप अपना मंथली चार्ज बताओ या आप अपना घंटे का चार्ज बताओ। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे मेरे छात्रों को पढ़ाना है। कोई आके ये तो बात करता नहीं है, आके अगर वो बात करते हैं, मैं सच बताऊं, मैं दिल से बता रही हूँ, मैं आईएएस वाली कोचिंग से जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मुझे भी टीस होती है कि इंग्लिश मीडियम सफल हो जाता है, हिंदी मीडियम सफल नहीं होता। और हिंदी मीडियम सफल नहीं होता उसका कारण ये है कि उसका व्याकरण ठीक नहीं है, उसका बेसिक ही खराब है और उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं जुड़ना चाहती हूँ कि कोई हिंदी मीडियम का आईएएस का इंस्टीट्यूट अगर वो रहे। और इतना भी मैं कहती हूँ कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में पढ़ा सकती हूँ, कि आइए बस आप बस पढ़िए एक बार। तो ये चीज़ है कि कम से कम आप सीखिए तो सही, सीखने के उद्देश्य से। तो बच्चों के लिए कोई बात नहीं,
कि बच्चों के लिए नहीं, उनके भविष्य को ध्यान में नहीं रखना। अगर वो आके कहते कि मैम ये समस्या मैंने देखी है, आपका मैंने देखी थी वीडियो, आपका लेक्चर सुना था, तो आईएएस वाले बच्चों के लिए हम भी चाह रहे हैं कि उनका व्याकरण सुधार हो जाए, तो आप उनके व्याकरण को सुधारने के लिए क्या करेंगी, आप कैसे हमसे जुड़ेंगी, ऐसे कहते तो मैं बताती है अपना प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है। वो मुझसे सीधे कह रहे हैं कि आप अपना पैसा बोलो। भाई पैसा बोलो, मुझे सच कहूँ तो मुझे इतना बुरा लगा ये पैसे वाली चीज़। मानती हूँ कि मैंने आप लोगों से पैसा लिया है, तो देखो ये भी बात आपको पता है कि मैं जितना टाइम आप लोगों को यहाँ दे रही हूँ, तो मुझे भी आजीविका के लिए चाहिए। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, उनको सैलरी और ये जगह का रेंट और बिजली बिल और इन सब के लिए पे करने के लिए मुझे चाहिए पैसा। तो नो डाउट कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करती, ये वाली बात कहना एक अलग बात है, पर मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करती कि केवल पैसा ही उद्देश्य है। अगर केवल पैसा ही उद्देश्य होता तो निधि मैम अब तक करोड़पति हो गई होती, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, जिस तरह से मेरी नॉलेज है, या मैं जो बच्चों के लिए एक मैटर क्रिएट करके देती हूँ, उसके लिए अगर मैं बेचती उसको तो मैं बहुत अच्छे तरह से बेच सकती थी। लेकिन मैं क्यों लोगों के साथ नहीं जुड़ती? क्योंकि उनका उद्देश्य है केवल पैसा कमाना, और मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि बच्चे को सिखाना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई मुझे पैसों की वाली बात कहे तो मुझे क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। अब जब मैम पढ़ा रही थी तो मैम बड़ी अच्छी सुंदर लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं, और अचानक से मैम को क्रोध आ गया, तो मैम के चेहरे पे सींग निकल आए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सींग निकल आया, ऐसा तो नहीं है कि राक्षस वाला रूप धारण कर लिया। जो आंख नाक कान मेरे मुस्कुराते हुए हैं, वही आंख नाक कान क्रोध की अवस्था में भी है। लेकिन अंतर क्या हुआ? आपने जो महसूस किया, वो महसूस किया कि अब मैम क्रोध में है। तो ये जो आपका भाववाचक है, इसको हम क्या करते हैं? केवल महसूस करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्य प्रयोग करो, यहां पर लिखो इसमें, प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम ही जीवन का आधार है। अब जल्दी से बताओ इसमें भाववाचक संज्ञा। प्रेम ही जीवन का आधार है। केवल एक शब्द नहीं है, दो शब्द नहीं है, समझ गए? तीनों शब्द हैं। प्रेम, जीवन और आधार, तीनों शब्द क्या हैं? भाववाचक हैं। आधार कैसे होगा कि अब इस आधार शब्द को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, आप इस चीज को महसूस कर पाते हो, और ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिसे आप बेस कहते हो कि इसका बेस है, तो आधार चीज, आधारभूत शब्द जो हमारा आएगा वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सा है? भाववाचक। ठीक है, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है और यह किन किन से बनाई जा सकती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, सर्वनाम से बनाई जा सकती है, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से। अव्यय मतलब अविकारी। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं हम? जैसे पुरुष शब्द है तो पुरुष जातिवाचक शब्द है, तो हम इसमें त्व लगा दें तो पुरुषत्व हो जाता है, और पुरुषत्व जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। मानव से मानवता शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक, अपना में त्व लगा दिया तो अपनत्व हो गया। निज मतलब स्वयं में त्व लगा दिया तो निजत्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही मीठा शब्द में मिठास, तो सुंदर के साथ सुंदरता, उदार शब्द से उदारता, इस तरह से हम बनाते हैं। तो मिठास, सुंदरता और उदारता। अब इसमें उदार, सुंदर और मीठा ये क्या है? विशेषण है, और विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। उसी प्रकार से क्रिया से भाववाचक, तो थकना, हंसना और लड़ना ये क्या है? क्रिया है। तो थकना से थकावट ये संज्ञा बनी, हंसना से हंसी ये संज्ञा बनी, लड़ना से लड़ाई
ये संज्ञा बनी और ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक। ठीक है, इसी तरह से अव्यय शब्द, परस्पर शब्द जो है वो क्या है, एक अविकारी शब्द है, तो इससे पारस्पर्य ये एक अवस्था का नाम बन जाता है, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे वाह वाह, तो वाह वाह हम बोलते हैं, इसका बनता है वाह वाही, तो कहते हैं अरे आजकल तो उसकी वाहवाही हो रही है, मतलब भाववाचक संज्ञा बन गया। जैसे मना, तो मनाही, तो मना कर देने वाला शब्द आता है जैसे, तो मनाही बोल देते हैं, तो ये हमारा भाववाचक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। ये हमारी परीक्षा का प्रश्न रहा है, कई बार आया है कि भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, तो 5 प्रकार से। हालांकि अगर हम देखें तो ये 6 प्रकार से बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमारी भाववाचक संज्ञा बनाती है। जैसे मान लो शब्द है राम, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो हम इसमें त्व अगर लगा दें तो रामत्व बन जाता है। तो त्व लगाने से क्या होता है, के गुण, तो रामत्व का मतलब हो जाता है राम के गुण। तो अब रामत्व हो गया, तो ये शब्द भी हमारा भाववाचक में आ गया। लेकिन इस चीज को हमारी किताबों ने लिखा नहीं है, इसका प्रयोग जरूर होता है हमारे व्याकरण में, लेकिन लिखा नहीं है। तो 6 प्रकार हम कह नहीं सकते, क्योंकि 5 प्रकार ही आंसर सही माना गया आयोग ने, और किसी भी किताब में 6ठा प्रकार ये अलग से लिखा नहीं गया। जबकि शब्द बनते हैं, जैसे गांधी शब्द से गांधीत्व बनता है, तो गांधी शब्द तो व्यक्तिवाचक भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक से भी बनता है। तो जानकारी के लिए हम रखें, अगर परीक्षा में आता है तो 5 प्रकार ही लिखना, नहीं तो आंसर गलत होगा, फिर इसके सुधार की भी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम संज्ञा के परिवर्तन संबंधी पहचान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं। अब हमने संज्ञा यहाँ पे पढ़ ली, अब हम बात करते हैं कि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, जो जिनमें डाउट होता है, जो डाउट हो जाते हैं हमारे लिए, वो क्या होंगे। तो वाक्य प्रयोग करो इसमें, फिर मुझे आप बताना। आपको लिखना है, पहला वाक्य लिखो कि भारत की आजादी में, भारत की आजादी में गांधी जी का बड़ा योगदान था। भारत की आजादी में गांधी जी का बड़ा योगदान था। देखो ऑनलाइन में एक छात्र ने पूछा है कि जीवन कैसे भाववाचक है। तो देखो जीवन ऐसे भाववाचक है कि जब हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये, हमारे जीवन में वो, तो जीवन शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, तो जीवन को हम ना तो देख पाते हैं ना हम छू पाते हैं, हम केवल उस चीज को क्या है, महसूस कर पाते हैं। अब मृत्यु शब्द को भी देखें तो मृत्यु शब्द को क्या हम देख पाते हैं या छू पाते हैं, नहीं, हम केवल महसूस कर पाते हैं। कैसे, जब तक मनुष्य के अंदर प्राण है तब तक उसके अंदर जीवन है, और जैसे ही उसके अंदर से प्राण निकल गए तो अब क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो क्या है, एक अवस्था है, और ये एक अवस्था का नाम है। तो भाववाचक में हमने ऐसे भी पढ़ा कि अवस्था के नाम को ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। तो अवस्था का नाम ही है, तो जीवन भी एक अवस्था का नाम है। ठीक है, तो इसलिए जीवन हमारा भाववाचक में आएगा। चलो आगे देखो, इसमें आप दूसरा वाक्य लिखना है इसी के नीचे। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। अब ये 2 वाक्य आपके सामने हैं, इन दोनों वाक्यों में एक शब्द है गांधी। ठीक है, गांधी शब्द को, दोनों शब्द को रेखांकित करो, और आप लोगों को मुझे ये बताना है कि कौन से वाक्य के अंदर गांधी शब्द कौन सी संज्ञा है। इसमें दोनों में परिवर्तन होता है। पहले वाक्य में व्यक्तिवाचक और दूसरे वाक्य में जातिवाचक।
कैसे पहचाना आपने, रेखांकित करके उसको लिख लो। पहला वाक्य हमने देखा कि पहला वाक्य कह रहा है कि भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत योगदान है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो गांधी जी का, तो इस गांधी जी का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो ये व्यक्ति विशेष को फोकस कर रहा है, तो इसलिए ये शब्द यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। और दूसरा जो शब्द है इसमें कहा है गांधी परिवार, तो गांधी परिवार मतलब एक परिवार, एक समुदाय, एक जाति को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो क्या आएगा, जाति में आएगा। तो आप अगर मान लो आपकी परीक्षा में ऐसे आ जाए, देखो ध्यान रखना 3 तरह से प्रश्न आ सकता है। अगर ऐसे लिखा हो शब्द कि गांधी शब्द में, गांधी शब्द ऐसे लिखकर ऐसे दिया हो और इस शब्द की आपको संज्ञा बतानी है, तो पहला जो इसका भाव जाएगा, इस गांधी का मतलब है महात्मा गांधी, ठीक है। तो आप व्यक्तिवाचक लगाएंगे। अब अगर इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए कि जैसे भारत की सत्ता पर गांधी परिवार का ही अधिकार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो गांधी दे दिया, तो अब ये वाक्य बता रहा है कि इस गांधी का अर्थ क्या है, तो फिर आप इसको जातिवाचक में रखेंगे, समझ गए। और अगर उसने ऐसे ही लिखा कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे वाक्य दे दिया, तो इससे भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा जैसे भी पूछेगा। आगे दूसरा उदाहरण लिखो। अब ये तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो। समूहवाचक परिवार में होगा, लेकिन हम गांधी शब्द की बात कर रहे हैं, तो गांधी शब्द जो है वो तो जातिवाचक को दिखा रहा है, समूह को नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे मान लो इसमें एक उदाहरण लिखो कि मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, पूर्ण विराम लगा के इसके नीचे दूसरा वाक्य लिखो। इस कॉलोनी के सभी परिवार वोट कर सकते हैं। इस कॉलोनी के, देखो कॉलोनी आप लिखोगे तो इसमें जो क है ये आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। इस कॉलोनी के सभी परिवार वोट कर सकते हैं। अब इसमें शब्द आया है परिवार, सभी परिवार वोट कर सकते हैं या वोट दे सकते हैं, ऐसे लिख लो। अब दो शब्द, दोनों वाक्यों में एक शब्द है परिवार, तो अब ये बताइए कैसे आएगा। परिवार शब्द पढ़ा हमने समूहवाचक में, ठीक है। तो पहला वाक्य है मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पे ये परिवार शब्द जो है ये किसका बोध कर रहा है, समूह का बोध कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाक्य में हो गया ये समूहवाचक। लेकिन जब हमने कहा कि इस कॉलोनी के सभी परिवार वोट दे सकते हैं, तो यहाँ पे वो परिवार हर उस कॉलोनी में आने वाले हर परिवार की बात कर रहा है। मतलब देखो ऐसे अंतर है, पहला वाक्य बता रहा है ये कि मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, मतलब एक ही को बता रहा है। तो अब परिवार के अंदर जो सदस्य हैं हम उनकी काउंटिंग कर रहे हैं, तो किसको दिखा रहा है, समूह को दिखा रहा है। लेकिन जब हमने दूसरा वाक्य कहा कि इस कॉलोनी के सभी परिवार, तो एक परिवार, दो परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार, ये जो इस कॉलोनी में जितने भी घर हैं, इस घर में आने वाले परिवार की बात हो रही है। तो अब ये किसको दिखा रहा है, परिवार की एक जाति का बोध करा रहा है। तो इस वाक्य में परिवार शब्द कौन सा है, जातिवाचक है। तो अब मुझे ये बताइए, जब आपसे ऐसे पूछा जाए शब्द लिख करके परिवार शब्द में आपको बतानी है संज्ञा, तो उस समय आप बताएंगे इसका पहला गुण समूहवाचक। और जब अगर कभी ऐसे वाक्य प्रयोग करके आए तो आप वाक्य के भाव के अनुसार आप इसकी संज्ञा बताएंगे। तो बताइए आपको इसमें कहीं कोई समस्या होगी, आराम से कर लेंगे। अब मुझे मौखिक बताइए 2-4 वाक्यों में, जैसे मान लो, हाँ जी
हम्म 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 नहीं, सभी परिवार ऐसे नहीं लगाओ। मैंने आपको जो रेखांकित करवाया है दोनों वाक्यों में क्या करवाया है, केवल परिवार शब्द कराया है, लेकिन आप उस वाक्य के अर्थ से समझ रहे हैं कि ये समूह को बोध करा रहा है कि ये परिवार की जाति का बोध करा रहा है। तो जब सभी परिवार आ गया तो इस सभी परिवार शब्द, इस सभी शब्द ने आपकी मदद करी है कि ये किसका बोध करा रहा है। अब आपने कहा मेरा परिवार, तो मेरा शब्द ने आपकी मदद करी है कि ये क्या कह रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है वाक्य के अंदर, और जब कभी ऐसे आ जाए तो ऐसे में आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो आप आराम से पहचान लेंगे। अब जैसे मान लो वाक्य में बोल रही हूँ, आपको बताना है कि जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें जो ऑक्सीजन शब्द है इसे आप किस संज्ञा में रखेंगे? नहीं, जब कभी किसी से कोई तुलना न हो तो पहला चुनाव जो करना है आपको द्रव्यवाचक का करना है, ठीक है। अगर ऐसे आए कि सभी गैसों में केवल ऑक्सीजन ही सांस लेने के योग्य है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, क्योंकि गैस से तुलना हो रही है उसकी। अब जो ये ऑक्सीजन है तो ये क्या दिखाएगा? व्यक्तिवाचक दिखाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? उदाहरण आप बताइए कि राम की विजय में विभीषण का सबसे बड़ा योगदान था। इस वाक्य में विभीषण शब्द जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक। दूसरा वाक्य है हर घर में एक विभीषण देखने को मिल ही जाता है, तो यहाँ विभीषण क्या है? जातिवाचक। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कब हमारा शब्द किस में आएगा, ठीक है। जैसे एक वाक्य है मुझे फलों में आम बहुत पसंद है, तो इसमें आम शब्द को आपको बताना है, तो व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि फल से उसकी क्या हो रही है? तुलना हो रही है, तो फल के अंदर आम एक विशेष है। लेकिन अगर हम दूसरा वाक्य देखें कि मुझे उत्तर प्रदेश का सिंदूरी आम बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जो आम शब्द है वो क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि एक आम और आम की भी प्रजाति, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम शब्द रहे आम, अब जब हम इस आम को देखते हैं फल के अंदर, ध्यान देना, तो ये क्या आता है? ये व्यक्तिवाचक आता है। और हम ऐसे देखें, हमें पता ही है कि आम कोई सब्जी तो है नहीं, तो हम जब पहले दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो ये एक प्रकार का फल है जिसका विशेष नाम है आम। तो जब अगर कभी ऐसे खाली ऐसे दे दिया जाए कि आम की संज्ञा बताइए, तो आप सदैव इसका चुनाव क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक करेंगे। लेकिन अगर वाक्य प्रयोग कर दिया कि मुझे सिंदूरी आम पसंद है या आम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, अगर इस तरह से कह दिया गया तो उस समय आम क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। तो आप फिर उसको किस में रखेंगे? जातिवाचक में रखेंगे। तो ये आपको समझना है वाक्य के भाव से। तो हमारे लिए जो समस्या आती थी हमारे जो प्रश्नों में, और जो संज्ञा हमारे लिए सबसे ज्यादा टेढ़ी बनती थी, वो इसी वजह से बनती थी कि हमें ये समझ में नहीं आता था कि जब ये पूछ रहा है कि इसकी संज्ञा, तो हम इसको जातिवाचक में रखें कि व्यक्तिवाचक में रखें कि किस में रखें। लेकिन अब आपको समझ में आ गया। प्रथम दृष्टि जब केवल शब्द रहेगा तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे हमने पढ़ा, और जब वाक्य में अगर उसने पूछा है तो उसके भाव से कि वो किसका बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा संज्ञा शब्द समाप्त हो जाता है। अब संज्ञा जब हमने पढ़ी है तो इस संज्ञा के अंदर 3 चीजें होती हैं, लिंग, वचन और कारक। तो हम संज्ञा के बाद सर्वनाम शुरू करने से पहले हमें लिंग, वचन और कारक ये तीनों पढ़ना होगा। तो कल की क्लास में हमारा रहेगा लिंग, ठीक है। चलो आज के लिए समाप्त। प्रश्न दिए हुए हैं, इनका अभ्यास करना। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना।